अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में मंगलवार की रात उस समय वैश्विक राजनीति और कारोबारी जगत का केंद्र बन गई जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। यह डिनर महज कूटनीतिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसमें मौजूद मेहमानों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, वैश्विक बाजार और भविष्य में भू राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर साफ तौर पर देखा है। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम की सबसे चर्चित मौजूदगी अरबपति एलन मस्क की रही, जिन्हें ट्रंप और एमबीएस के साथ एक ही फ्रेम में देखते ही अमेरिकी मीडिया से लेकर अरब दुनिया तक हलचल मच गई। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंधों की कहानी उतार चढ़ाव भरी रही है। 2024 के चुनावों में मस्क ने खुले तौर पर ट्रंप का समर्थन किया। सिर्फ समर्थन ही नहीं, उन्होंने अभियान फंडिंग दी और आपको बता रहे कि ट्रंप प्रशासन में एक औपचारिक लेकिन प्रभावशाली सलाहकार की भूमिका भी निभाई। ट्रंप ने मस्क को सरकारी दक्षता विभाग की कमान सौंपी थी, जिसके तहत उन्हें खर्चों में कटौती और सरकारी कामकाज को तकनीकी आधारित बनाया था। रिश्ते तब खराब हुए जब मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के व्यापक कर और खर्च विधेयक की आलोचना कर दी। उन्होंने इन नीतियों को वित्तीय रूप से खतरनाक बताया और यहां तक कह दिया कि वे एक नया राजनीतिक दल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह बयान ट्रंप को नागवार गुजरा और फिर उनके पलटवार में विवाद को और भड़का दिया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी और ये कहा कि वे टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी मस्क की कंपनियों को दी जाने वाली अरबों डॉलर की सहायता काट सकते हैं। इस तकरार का नतीजा ये हुआ कि मस्क और ट्रंप महीनों तक सार्वजनिक मंचों पर एक साथ आए ही नहीं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस झगड़े से न केवल मस्क की राजनीति की साख को नुकसान पहुंचा, बल्कि टेस्ला की ब्रांड वैल्यू, बिक्री और स्टॉक कीमतों पर भी असर पड़ गया। मस्क का आपको बता दें कि राजनीतिक भाषण और लगातार सामाजिक विवादों में पड़ना निवेशकों में बेचैनी पैदा कर रहा था। सितंबर में दोनों को एक जगह दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की स्मृति सभा में हाथी में देखा गया। वह सिर्फ एक औपचारिकता मुलाकात नहीं थी, लेकिन मंगलवार को व्हाइट हाउस डिनर इस बात का संकेत देता है कि दोनों के रिश्तों में धीरे धीरे सुधार लौट रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और मध्य पूर्व के नए समीकरणों में अमेरिका की भूमिका को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। पत्रकार जमाल हत्या मामले के बाद से एमबीएस की वैश्विक छवि को झटका लगा था और वह अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में अपनी छवि सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में आयोजित ये रात्रिभोज दोनों देशों के बीच वैश्विक बहाली का संकेत है। माना जा रहा है कि ऊर्जा सहयोग, सैन्य समझौता, एआई टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और इस हाई प्रोफाइल इवेंट में तकनीक, खेल और बिजनेस दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। पुर्तगाल के फुटबॉलर सुपरस्टार रोनाल्डो, जो इस समय सऊदी लीग में खेल रहे हैं, डिनर में मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम में मनोरंजन और ग्लैमर का एक नया रंग आया। एआई और चिप टेक्नोलॉजी की दुनिया में शक्तिशाली सीईओ जॉनसन भी रात्रिभोज में शामिल हुए। अमेरिका सऊदी राजभोग में एआई और उन्नत कंप्यूटिंग को लेकर बड़े स्थान दिए गए हैं, इसलिए बता दें कि हुआंग की मौजूदगी को रणनीतिक माना गया। ट्रंप और मस्क की सार्वजनिक मुलाकातें दुर्लभ हो चुकी हैं। ऐसे में मस्क का व्हाइट हाउस पहुंचना राजनीतिक और रणनीतिक संकेत से बना रहा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि ट्रंप मस्क की तकनीक, कौशल और आर्थिक प्रभाव को फिर एक बार साथ जोड़ना चाहते हैं। मस्क को भी टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए सरकारी नीतियों में सहयोग की साफ तौर पर जरूरत है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें इस वक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस की एक नई और अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में हलचलें मचा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तगड़े संघर्ष को चीन ने वास्तविक युद्ध में अपने आधुनिक हथियारों की टेस्टिंग के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह इस्तेमाल किया। यह खुलासा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि रिपोर्ट दावा करती है कि चीन ने इस लड़ाई को न केवल फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरह उपयोग किया, बल्कि इन टेस्ट रिजल्ट को लेकर बढ़ा चढ़कर मुस्लिम देशों में हथियार की बिक्री बढ़ाने के लिए एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन तक चला दिया। अमेरिकी चीन आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि मई 7 से 10 के बीच चले भारत पाक संघर्ष में चीन के उन्नत हथियार पहली बार सक्रिय युद्ध में तैनात किए गए। इसमें HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10C फाइटर जेट जैसे हथियार शामिल रहे। ये तथ्य अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि अब तक चीन के कई आधुनिक हथियार सिर्फ प्रशिक्षण, डेमो या सीमित प्रदर्शन अभ्यासों में उपयोग किए जाते रहे, लेकिन असली युद्ध में उनकी उपयोगिता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक संघर्ष को एक बड़े परीक्षण स्थल की तरह देखा। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना ठिकानों और विमानों को निशाना बनाने में इन चीनी हथियारों का उपयोग किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की है, डेटा संग्रह किया और बाद में से अपने हथियारों की कॉम्पैक्ट बैटल प्रूवन क्षमता के तौर पर प्रचारित किया। यूएससीसी का दावा है कि चीन ने पाकिस्तान की कथित सैन्य सफलता को हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री की मार्केटिंग सामग्री के रूप में बदल दिया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान संसद में दावा किया है कि वे पाकिस्तानी J-10C लड़ाकू विमान ने भारतीय वायुसेना के कई विमानों, जिसमें राफेल भी शामिल बताया गया है, उसको मार गिराया। हालांकि यूएस रिपोर्ट इन दावों को गलत बताती है, लेकिन चीन ने इन्हीं बयानों को अपने वैश्विक प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया और दुनिया भर में मुस्लिम देशों में हथियार बेचने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस लड़ाई के बाद अरब देशों, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में अपने हथियारों की पश्चिमी हथियारों के विकल्प के रूप में आक्रामक तरीके से पेश किया। बैटल प्रूवन क्षमता का झूठ या बढ़ा चढ़ा दावा कई देशों में हथियारों की खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करता है। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा दुष्प्रचार मशीनरी से जुड़ा है। यूएससीसी ने यह आरोप लगाया है कि चीन ने सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फर्जी अकाउंट्स के जरिए एआई जनित तस्वीर और वीडियो गेम ग्राफिक्स को भारतीय विमानों के मलबे के रूप में प्रसारित किया है। उनका उद्देश्य फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल की छवि खराब करना था, ताकि चीन अपने J-35 और J-10C जैसे फाइटर जेट्स को बेहतर और सस्ते विकल्प के रूप में पेश कर पाए। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा इंडोनेशिया पर भी पड़ा, जिसमें राफेल खरीद प्रक्रिया को रोक दिया गया। ये चीन की इंफॉर्मेशन वॉरहेज क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में प्रचार तंत्र की शक्ति को साफ तौर पर दिखाती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान की सैन्य संरचना चीन पर पहले से कई अधिक निर्भर हो चुकी है। जून 2025 में चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर जेट्स, KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बिक्री की पेशकश की। बता दें, पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के 81% हथियार आयात चीन से जुड़े हुए हैं और यह आंकड़ा दर्शाता है कि पाकिस्तान की रक्षा नीति लगभग पूरी तरीके से बीजिंग की सैन्य आपूर्ति और राजनीतिक सहमति पर निर्भर हो गई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन का यह मॉडल भविष्य में भौगोलिक संघर्षों का हथियार परीक्षण और मार्केटिंग रणनीति में बदल सकता है। भारत के ऐसी गतिविधियों क्षेत्र स्थित को प्रभावित करती हुई ये रिपोर्ट जो है बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अभी जारी है और इसी के बीच रूस ने भारत को एक ऐसा बड़ा रक्षा ऑफर दिया जिसने पाकिस्तान की धड़कनों को बढ़ा दिया है। मॉस्को ने अपना सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57E का अपग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन पेश कर दिया है। इसके साथ ही भारत को अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव मिला है। रूसी अधिकारियों का यह कहना है कि ऑफर भारत रूस के 6 दशक पुराने रक्षा सहयोग को नई ऊर्जा देने वाला सबसे अहम कदम है। रूस का यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने दिसंबर में भारत दौरे पर आने वाले हैं। ऑफर में क्या है? दुबई एयर शो में रूस ने न सिर्फ Su-57E का अपग्रेडेड मॉडल दिखाया, बल्कि भारत के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी पेश कर दिया। इसमें शामिल है Su-57E फाइटर जेट की आपूर्ति, लाइसेंस प्रोडक्शन, नई एयर लॉन्च वेपन की फैमिली, भारतीय म्यूशन की इंटीग्रेशन की लंबी अवधि का मेंटेनेंस और सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पहला, रूस का यह दावा है कि Su-57E पूरी tariके से 5th जनरेशन फाइटर जेट के सभी मानकों पर खरा उतरता है। इसकी बॉडी में भारी मात्रा में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, उस पर रडार कोटिंग भी है और हथियारों के लिए इंटरनल वेपन भी दिए गए हैं, यानी दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अगर दूसरे पहलू की बात करते हैं तो रूस का यह कहना है कि इसकी स्टील्थ डिजाइन इसका एडवांस सिस्टम है। ये सक्रिय रडार चलाते हुए भी कम से कम दिखाई देता है और ये क्षमता असली युद्ध में साबित हो चुकी है। इस जेट में लंबी दूरी तक सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखने की क्षमता है। तीसरा, कॉकपिट हाई ऑटोमेशन पर आधारित है, जिससे एआई मदद से पायलट को तुरंत फैसला लेने में सपोर्ट मिलता है। सुरक्षा के लिए इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम भी लगा है। इसका ऑनबोर्ड AESA रडार लगभग 240 किलोमीटर तक टारगेट पकड़ सकता है और इसके साथ ही IRST सिस्टम और 360 डिग्री ऑप्टिकल सेंसर मिलाकर इस तरीके से इसे फ्लाइंग वॉच टावर बना देता है। एयर शो में Su-57E के साथ 10 से ज्यादा नए एयर लॉन्च हथियार भी दिखाए गए हैं। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और साथ ही साथ स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन सहित, यानी कि ये जेट न सिर्फ खुद खतरनाक है बल्कि अपने हथियारों के साथ मिनी आर्सेनल की तरह काम करता है। रूस के इस ऑफर से भारत को सिर्फ एक स्टील्थ फाइटर ही नहीं बल्कि हाईटेक और भविष्य की रक्षा क्षमता के लिए साफ तौर पर एक बड़ी मदद जो है वो यहाँ पर मिल रही है। भारत को हाई एंड स्टील्थ फाइटर मिलेगा जो दुश्मन की नजर में आए बिना हमला कर पाएगा। रूस ने पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की बात तो साफ तौर पर कह दी है और साथ ही साथ जिससे भारत खुद भी ऐसी तकनीक बना पाएगा और सुधार कर पाएगा। आगे चलकर भारत इस लड़ाकू विमानों को घरेलू उत्पाद के तौर पर भी साफ तौर पर पेश करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच मई के महीने में 4 दिनों की जंग हुई थी। जंग के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जो घाव दिया, उसके जख्म आज तक हरे हुए हैं। बता दें कि भारत ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। अब तक 6 महीने से भी अधिक का समय बीत जाने के केवल बाद इस्लामाबाद अभी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बता दें कि विशेषज्ञ ब्रेमियन ने 16 नवंबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर एक नई सुविधा का निर्माण कर रहा है। ये वही स्थान है जिसे भारत ने मई 2025 के संघर्ष के दौरान निशाना बनाया था। उनकी तरफ से कहा गया कि सबसे पहले रिपोर्ट उन्होंने दी थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर हमला किया। इसके अलावा उत्तरी सिंध के जैकोबाबाद एयरबेस पर भारतीय हमलों से प्रभावित हुए हैंगर की मरम्मत चल रही है। साइमन ने दावा किया है कि पूरा पुनर्निर्माण शुरू होने से पहले क्षति का आकलन करने के लिए ऐसा किया गया होगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को एक्स पर पोस्ट किया। पिछले कुछ महीनों की तस्वीर से पता चलता है कि मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस पर भारत द्वारा निशान बनाए गए हैंगर की छत को चरणों में तोड़ा गया है। संभव है कि संरचना की मरम्मत से पहले ऐसा जांच करने के लिए जरूर हुआ होगा। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और उत्तरी सिंध के जैकोबाबाद एयरबेस के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मुरीद, रफीकी, मुशाफ, भुलारी, कादरिम, सियालकोट और सिक्कुर स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों सहित 10 पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। यह हमला पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों के बाद किया गया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास स्थित है। यह न केवल एक प्रमुख सैन्य एयरबेस है बल्कि रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। यह हमले का आपको बता रहे हैं कि मतलब साफ है कि पाकिस्तान के सुरक्षा कवच को ध्वस्त कर दिया गया था। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट में ईंधन भरती है, विमानों की मरम्मत होती है और यही से आपको बता दें कि पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेश दौरे के लिए विमान से रवाना भी होते हैं। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना गुप्त सैन्य अभियान, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और एयरबोर्न रडार सिस्टम को ऑपरेट करती है। भारत ने इस एयरबेस पर इतना भयानक हमला किया था कि पाकिस्तान दहल उठा था। पाकिस्तान और जॉर्डन के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान जॉर्डन के साथ रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब शाह अब्दुल्ला द्वितीय, राजकुमार सलमा बिन अब्दुल्ला द्वितीय और जॉर्डन के शीर्ष प्रशासनिक व सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के प्रतिष्ठित रक्षा प्रतिष्ठान ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के दौरे पर था। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बताया गया है कि फील्ड मार्शल मुनीर ने शाह अब्दुल्ला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जो जॉर्डन सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर भी हैं। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे रक्षा, सुरक्षा, अमेरिकी सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाशमी साम्राज्य यानी जॉर्डन के साथ अपने संबंधों को एक व्यापक सामरिक साझेदारी में बदलना चाहता है, ताकि दोनों देश एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र का साझा सपना पूरा कर पाएं। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और जॉर्डन के बीच सैन्य सहयोग केवल हथियारों और तकनीक के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, सामरिक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की नई जरूरतों पर आधारित है। उन्होंने जोर दिया है कि पाकिस्तान जॉर्डन के साथ संयुक्त रूप से ऐसा सुरक्षा मॉडल विकसित करना चाहता है जो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में शांति की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सके। इस दौरे के दौरान अब्दुल्ला द्वितीय और उनका प्रतिनिधिमंडल की संरचना, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और आधुनिक हथियार प्रणालियों के बारे में जानकारी से अवगत कराया।